एंड इकोलॉजी में जो क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में, तो टोटल 14 क्वेश्चन आए थे। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में वो कैसे होते हैं, करंट अफेयर बेस होते हैं। मतलब जो न्यूज़ में जो टॉपिक्स थे वहाँ से अपने जो सिलेबस में पॉइंट्स हैं वहाँ उससे रिलेटेड अपने पास क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस हिसाब से अपने को प्रिपेयर करना है। बट ऐसे भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है, तो स्टैटिक पोर्शन के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम देखेंगे, जिसको बाद बार बार रिविजन करने की जरूरत है, वहाँ पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, उसको भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन और फैक्टर फॉर एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन। तो बेंजीन पॉल्यूशन के हमको क्या बताना है, कारण बताने हैं कि बेंजीन पॉल्यूशन क्यों होता है, कहाँ से अपने पास बेंजीन पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं, कारण बताने हैं। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से क्या बेंजीन निकलता है, आपको ये पता होना चाहिए। आपने स्टैटिक पोर्शन से ये क्वेश्चन है, बेंजीन पॉल्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एग्जॉस्ट से जो निकलते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, वो बेंजीन पॉल्यूशन करते हैं, जिसमें बेंजीन निकलता है। एंड टोबैको स्मोक से बेंजीन पॉल्यूशन होता है, बिल्कुल है। वुड बर्निंग से भी क्या निकलते हैं, बेंजीन निकलते हैं, बेंजीन के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये, तो ये भी हो जाएगा। बट जो फर्नीचर इंडस्ट्री है मेनली यहाँ से क्या निकलते हैं, यहाँ से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, तो यहाँ पे बेंजीन पॉल्यूशन से रिलेटेड बात नहीं होती, तो दिस इज़ इनकरेक्ट। तो हमने फोर्थ को हटा दिया, तो आंसर क्या बचा अपने पास, ए। ओके, और पॉलीयूरेथीन यहाँ पे भी ये बेंजीन प्रोड्यूस नहीं करते, तो दिस इज़ द आंसर। तो एलिमिनेशन से ऐड करना। देखो दोस्त, दो चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में। आपको कॉन्सेप्ट हर चीज़ आए ये ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे हमको ज़रूरी है कि अपने को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँचना कैसे है। सो क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द लीडर ऑफ एन इंडियन एलिफेंट और एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल, बोथ एशियाटिक एंड अफ्रीका, दोनों में सही है। फर्स्ट ही तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, बिल्कुल से जो जेस्टेशन पीरियड होता है एक एलिफेंट का वो 18 to 22 मंथ तक वेरी करता है, मैक्सिमम 22 सही है। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। ये जो वर्ड होते हैं ना एब्सोल्यूट वर्ड, ओनली वाले, यहाँ पे अपने को सतर्क होने की जरूरत होती है। और यहाँ पे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो ओनली, नेवर, है ना, ऑलवेज, है ना, एब्सोल्यूट वर्ड्स होते हैं, जो कि कभी कभी 99.9% चांसेस है गलत होने के, और यहाँ पे भी ये गलत ही है। हाईएस्ट पॉपुलेशन केरला में नहीं, कर्नाटका में पाया जाता है। दिस इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट क्या हो जाएगा अपने पास, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड हैं। फर्स्ट इज नागरहोल नेशनल पार्क, बिल्कुल सही है, नागरहोल नेशनल पार्क कावेरी बेसिन के अंदर है, और ये स्टैटिक पोर्शन से है, ठीक है। पपाईकोंडा, इट इज़ इन केरला, नाम समझ आ रहा है यार। एंड सत्यमंगलम इज ऑल्सो इन कावेरी बेसिन, एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो इन कावेरी बेसिन। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 3 and 4 ओनली। ऑप्शन नंबर सेकेंड गलत हो जाएगा, तो आंसर इज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। ये देखो, ये है करंट अफेयर्स, ये क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर्स है। सिलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट एंड ग्रे चिंड मिनीवेट एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट। ये जो है ना बारबेट वाले जो होते हैं, ये बारबेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये बर्ड स्पीसीज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप करंट अफेयर्स में वो जो मैगजीन्स हैं वहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है, मेंस के लिए आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ने की जरूरत ही है। और अगर आप ये चीज़ें जो है ना इकोनॉमी और जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके लिए कंपाइलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके लिए रिविजन की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा, बर्ड्स, दीज आर ऑल बर्ड स्पीसीज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर उसके बाद 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर, बारहसिंघा। ऐसा कौन सा इसमें से क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे जिसको जाना जाता है कि वहाँ पे बारहसिंघा को बचा के रखा हुआ है। दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड एक्सक्लूसिवली एंड ग्रेमिनिवोरस। तो देखो बारहसिंघा जो है वो सेंट्रल इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि सेंट्रल इंडिया के अंदर पाया जा रहा है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंट्रल इंडिया के अंदर पाया जा रहा है। तो जो कान्हा नेशनल पार्क है इट इज़ इन मध्य प्रदेश, जो कि सेंट्रल इंडिया के अंदर है। यहीं पे क्या किया गया है, बारहसिंघा को प्रोटेक्ट करके रखा गया है अच्छे से। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग।
स्टील स्लैग मतलब जो स्टील पावर प्लांट से जो स्टील स्लैग निकलता है, मतलब जो बाई प्रोडक्ट है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, वो स्टील स्लैग है। तो ये हार्ड होता है, तो हार्ड है क्या इस कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं ना बेस मटेरियल को, कि भाई अगर रोड बेस मटेरियल स्ट्रॉन्ग रहा तो रोड ज़्यादा जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बेस। एंड सेकेंड, इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सॉइल, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सॉइल में अगर क्या है एसिडिटी है तो उसको ये इसको क्या करता है मेंटेन करने में काम आता है स्टील स्लैग। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, यार सीमेंट बनाने में भी काम आता है कि सीमेंट में हमारे पास स्ट्रॉन्गनेस की जरूरत पड़ती है, अगर स्टीम मिला देंगे तो ये स्ट्रॉन्ग कर देगा क्या, इसको बिल्कुल कर देगा। तो हमको करेक्ट पूछा है क्या, बिल्कुल करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा तीनों। तो तीनों करेक्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ओके, so question number 7, which of the following are the most likely place to find musk deer in its natural habitat। तो मस्क डियर मतलब अपने पास मस्क डियर जो है कोल्ड हैबिटेट में रहने वाला एक डियर है, तो नेचुरल हैबिटेट में कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे आप जरा ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपको मानस नेशनल पार्क दिखेगा, ब्रह्मपुत्र वैली में रहता है, और ब्रह्मपुत्र वैली इज़ नॉट अंडर दी कोल्ड रीजन, ठीक है। तो उत्तराखंड में मेनली पाया जाता है मस्क डियर, तो मानस नेशनल पार्क को जैसे हमने हटा दिया, जब मानस नेशनल पार्क मैंने हटा दिया तो अपने पास ऑप्शन क्या बचा, या फिर ए होगा सही या फिर बी होगा। और ए और बी में से अगर हमारे पास देखें तो गंगोत्री नेशनल पार्क में पाया ही जाता है, और आस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। तो ये दोनों के अंदर क्या पाया जाएंगे, अपने पास मस्क डियर पाया जाएगा। तो हमको क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट इज ए, दैट इज 1 and 2 ओनली के अंदर क्या पाए जाते हैं, मस्क डियर पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। जब हम रोड बनाते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए या फिर हमको रिड्यूस करना है अगर कार्बन फुटप्रिंट को, तो किस चीज़ों को हम प्रीफर करते हैं, ठीक है, किसमें, रोड कंस्ट्रक्शन में। तो रोड कंस्ट्रक्शन में देखो कॉपर स्लैग, ठीक है, कॉपर स्लैग से क्या कार्बन निकलता है, हम रिड्यूस करना चाहते हैं कार्बन फुटप्रिंट को, तो ऐसा मेटेरियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे जहाँ से कार्बन निकलता है। तो हम ऑप्शन देते हैं एलिमिनेट, उल्टा चलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, उल्टा चलते हैं कि क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते। पोर्टलैंड सीमेंट से क्या कार्बन निकलता है, यस इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, तो फिफ्थ को हमने हटा दिया। जब फिफ्थ को हमने हटा दिया तो अपने पास क्या बचा, ऑप्शन सी और डी में क्या है, फिफ्थ है, तो पी हमने जब हटा दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा या फिर बी होगा, और दोनों में कॉमन क्या है 2 and 3। तो ठीक है, फोर्थ को देखते हैं क्या, जियो टेक्सटाइल, देखो नाम समझ आ रहा है, जियो मतलब दैट इज रिलेटेड टू अर्थ, है ना। तो ये कार्बन फुटप्रिंट क्या ये कार्बन प्रोड्यूस करेंगे, नहीं करेंगे, सो कार्बन फुटप्रिंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो थर्ड तो होगा ही होगा, है ना, और फोर्थ नहीं होगा, बिकॉज कि हॉट मिक्स एस्फाल्ट में क्या होता है, कार्बन रिलीज होता है, कार्बन जब पड़ती है, तो फोर्थ नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। ओके, उल्टा कर लिया था मैंने। तो कार्बन देखो कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट में क्या नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती हीटिंग की, ठीक है, हीटिंग जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे कार्बन क्या नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा, क्योंकि गर्म करने की कोई भी चीज़ को जलाने के लिए क्या करती है, कार्बन जरूरत पड़ती है। सो हॉट मिक्सिंग में कार्बन रिलीज होगा, बट का कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी में कार्बन रिलीज नहीं होगा। सो इट इज़ मोर इन्वायरमेंटल, इट हैज़ मोर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देन अदर हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, कोल एस कंटेन आर्सेनिक, लीड एंड मर्करी, बिकॉज जो कोल है ना बहुत खतरनाक होता है, बहुत सारा जो एकदम जहरीले जो मेटल्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, आर्सेनिक हो गया, लीड हो गया, कैडमियम हो गया, सिलीनियम हो गया, ये सब जो जहरीले मेटल्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, तो इट इज़ करेक्ट। कोल फायर पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सी है। जो कोल फायर पावर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल रिलीज करते हैं जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सॉरी जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड आता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं, जो कि बाद में जाकर एसिड रेन करते हैं। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, हाई एस कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल, बिल्कुल सी है। इंडियन कोल के अंदर जो 40 to 50% जो कंटेंट है दैट इज ऑफ ऐश, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, डी, दैट इज 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग, बायोचार का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम फार्मिंग में, क्या यूज़ है बायोचार का फार्मिंग में। फर्स्ट, अब बायोचार के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, बायोचार, बायो मतलब ये जनरली जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, और बायोचार मतलब कोल से निकलने वाला पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो होता है इसके पास एक एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है, बहुत ये एब्जॉर्ब कर लेता है चीज़ों को, और ऐसे बोल सकता हूँ कि यार ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करता है ना, क्योंकि इसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। सो ये ऑप्शन को पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग जैसे कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेयर बाय लेयर सॉइल है, तो इसमें बायोचार का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा, वाटर को होल्ड भी करेगा और फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करेगा। सो फर्स्ट इज करेक्ट।
सेकंड, व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो हमने इसका इस्तेमाल किया कि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे ग्रोथ होता है, इसलिए फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। थर्ड, व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट एनेबल ग्रोथ मीडियम टू रिटेन वाटर, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। Question number 11, if a particular plant species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act of 1972, what is the implication? जो Wildlife Protection Act है 1972 का, है ना, वहाँ पे अगर हमने उसमें किसी प्लांट स्पीसीज को रख दिया तो उसका क्या इम्प्लीकेशन आएगा, याद रखना यार, जो Schedule 6 है वहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या बोलता है, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट, बिल्कुल सही है ना। शेड्यूल 6 में कोई भी प्लांट को रख दिया तो वहाँ पे जिसे मेरे को ग्रो करना है, सपोज कोई प्लांट एक्स है, उसको मैंने कोई गवर्नमेंट ने शेड्यूल 6 में रख दिया, अगर मैं एक्स को ग्रो करना चाहता हूँ तो मेरे को लाइसेंस चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है उसको उगाना। सो आंसर इज ए, बट इसका जो ज़्यादातर है वो सब गलत हैं। क्या बोल रहे हैं, सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यार इट कैन बी कल्टिवेटेड बट अंडर सच सर्कमस्टांसेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू इशू लाइसेंस। सी, इट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, गलत है। सच अ प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम, बिल्कुल ऐसा नहीं है। व्हाट इज आर द एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, यार नाम समझ आ रहा है, जीरो टिलेज मतलब हम क्या नहीं करेंगे, जमीन की खुदाई नहीं कर रहे हैं, जमीन की खुदाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, सोइंग ऑफ द वीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, सपोज हमने पास ये ज़मीन था उसमें हमने पहले उगाया हुआ था, अपने पास उसके स्टबल पड़े हुए थे, हमने क्या नहीं किया, इसका जीरो टिलेज मतलब इसको काटना नहीं करा, हम लोग जाके यहाँ पे क्या किए, छेद किए, यहाँ पे उगा दिया, छेद किए, यहाँ पे उगा दिया, फर्टिलिटी भी रिटेन रही और अपने जलाने से बच भी गए। सो फर्स्ट इज करेक्ट। विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग, पहले उसको हम उगाते थे ना, जगाते थे, मतलब समझ रहे हो, ट्रांसप्लांटेशन करते थे, बट यहाँ पे अब जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ द पैडी सीड इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल, बिल्कुल सही है। थर्ड, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन सॉइल इज पॉसिबल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे पॉसिबल है, बिकॉज हम कार्बन की रिलीज को कम कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम जला रहे हैं तो कार्बन रिलीज कम हो रहा है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर, और अपने पास सॉइल के अंदर कार्बन रिटेन रह रहा है तो इससे फर्टिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। तो हमारे पास थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, इंडिया का जो नेशनल पॉलिसी है बायोफ्यूल में, विच द फॉलोइंग इज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, तो याद रखना जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है इंडिया का, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो ऐसा मटेरियल है जो कि नॉन एडिबल ऑयल होता है, जिसको हम खाने के लिए जिसका इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे ऑयल्स का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन। यार जिसको खाने के लिए इस्तेमाल करें उसको हम कैसे बायोफ्यूल बना सकते हैं, सिंपल सा बात है। और अगर ऑप्शंस को हम देखें तो यहाँ पे आप ग्राउंड नट सीड है ना, मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, तो क्या खाने का तेल को हम थोड़ी ना बायोफ्यूल बनाएंगे, हम तो उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे बायोफ्यूल बनाने में जो कि बेकार है, जिसको हम नहीं खाते। हॉर्स ग्राम के जो होते हैं ना सीड्स, आपको ज़्यादा सुना नहीं होगा, बट हाँ हॉर्स ग्राम के जो सीड्स हैं वहाँ से भी तो तेल निकलता है, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग फूड, सो दे आर ऑल एडिबल ऑयल्स, ठीक है। तो ये एडिबल ऑयल अगर है तो क्या इसका हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे। सो 3 और 4 अपने आंसर में नहीं होगा। तो 3 और 4 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो आंसर ए में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन का मतलब है 1 टन कार्बन हमने जो प्रोड्यूस किया और उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट किस पे, इन्वायरमेंट पे, उसको हमने क्या कहा, उसको सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहा। और ये करंट अफेयर्स में था, इसीलिए यहाँ पे हमसे पूछा गया। अ लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। अब बाकी सब देख लेते हैं, कुछ फायदा नहीं है देखने का भी। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल्स, गलत। एफर्ट पुट इन बाय अ कार्बन रेफ्यूजी टू अडप्ट टू लाइफ इन अ न्यू प्लेस, गलत। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लैनेट अर्थ, ये भी गलत है। सब सी